सो वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब लोग, और आपका मेरे सेशन में बहुत बहुत स्वागत है। नाउ माय डियर फ्रेंड्स, माय डियर स्टूडेंट्स, आज के इस सेशन में हम लोग एंटी डिफेक्शन लॉ पर डिस्कशन करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि एंटी डिफेक्शन लॉ क्यों आया था, कब आया था, कैसे आया था। क्योंकि आजकल ये एंटी डिफेक्शन लॉ बहुत न्यूज में है। आप सब जानते हैं कि आम आदमी पार्टी के जो सो कॉल्ड चॉकलेटी बॉय थे आम आदमी पार्टी के, कभी आम आदमी पार्टी के बड़े ही वफादार सिपह सालार राघव चड्ढा ने आम आदमी पार्टी को छोड़ दिया है और उन्होंने बीजेपी का दामन थाम लिया है। तो जब भारत में कोई पॉलिटिकल डिफेक्शन होता है, नेता लोग इधर से उधर आते जाते हैं, तो एक लॉ जो है वो बहुत चर्चा में आ जाता है और उस पर बात बहुत होने लग जाती है कि क्या इस व्यक्ति को डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता है। तो इन्हीं सब चीजों से रिलेटेड हमारे देश में एक कानून है, एक लॉ इज देयर इन इंडिया दैट इज नोन एज एंटी डिफेक्शन लॉ, दल बदल विरोधी कानून, दल बदल विरोधी कानून, एंटी डिफेक्शन लॉ। अब ये क्या है एंटी डिफेक्शन लॉ? नंबर वन, क्यों आया था, कौन लाया था, इसका पॉजिटिव क्या, इसका नेगेटिव क्या, इन्हीं सब बातों पे हम लोग चर्चा करेंगे आज के इस सेशन में। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पॉलिटी में एंटी डिफेक्शन लॉ। और अगर आप कोई एग्जाम नहीं भी दे रहे तो भी जस्ट फॉर अ अवेयर सिटीजन, एक जागरूक नागरिक होने के नाते यू शुड नो कि हाँ ये एंटी डिफेक्शन लॉ क्या होता है। और देश की राजनीति में अगर आपको इंटरेस्ट है, और वैसे भी एक आम नागरिक को भी पता होना चाहिए कि भारतीय लोकतंत्र में क्या हो रहा है और हमारे नेता लोग क्या कर रहे हैं, जिससे पॉलिटिकल पार्टीज, पॉलिटिशियंस शुड बी मेड मोर अकाउंटेबल टू इंडियन सिटीजन्स। तो ये सबके लिए है, सबके लिए इन जनरल है, जो तैयारी करते हैं बच्चे सिविल सर्विसेज के लिए, उनके लिए तो है ही है। अच्छा, यहां आपको बात बता दूं कि जानते हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको बताने जा रहा हूं। राघव चड्ढा जो कि राज्यसभा के मेंबर हैं, और जब ये मेंबर बने 2022 में, तो जस्ट आफ्टर बिकमिंग द मेंबर, आफ्टर द गैप ऑफ 3 मंथ्स, एक प्राइवेट मेंबर बिल ये लेके आए थे राज्यसभा में। और अगर वो राज्यसभा में प्राइवेट मेंबर बिल पास हो गया होता ना, तो राघव कुड नॉट हैव डिफेक्टेड। राघव इस तरीके से दल बदल नहीं पाते अगर वो बिल पार्लियामेंट ने पास कर लिया होता। तो हम उस पर भी चर्चा करेंगे कि वो बिल क्या था और उससे ये डिफेक्शन कैसे रुकता। अच्छा देखिए, जो डिफेक्शन है, जो दल बदल है, या राघव चड्ढा जी ने जो किया है अपने साथ कई लोगों को लेकर के, ये कोई भारत की राजनीति में कोई नई चीज तो है नहीं कि समथिंग न्यू हैज हैपेंड। ये हमारे देश में होता रहता है, अक्सर अखबारों में, अक्सर न्यूज़पेपर्स में, टीवी चैनल्स पे हम लोग देखते हैं। महाराष्ट्र में नेता लोग निकल लिए, दूसरे दल में चले गए, किसी और राज्य में चले गए, तो कोई इसमें कोई नई चीज नहीं है। तो अब भारत में ये एंटी डिफेक्शन लॉ क्यों लाया गया था, इसकी हिस्ट्री पूरा हम लोग हिस्ट्री से समझने की इसकी कोशिश करते हैं। ठीक है, देखिए ऐसा है, बड़ा सिंपल सा है। जब हम गवर्नमेंट की बात करते हैं तो देखिए, गवर्नमेंट जो होती है, हम लोग कहते हैं मेजॉरिटी की सरकार है, माइनॉरिटी की सरकार है। मतलब सरकारें या तो बहुमत में बनती हैं या अल्पसंख्यक मतलब माइनॉरिटी में बनती हैं, मींस नंबर्स कम होते हैं। जब गवर्नमेंट मेजॉरिटी में बनती है, तो बहुमत में जब सरकार होती है तो उसके पास नंबर्स ज्यादा होते हैं। अच्छा, डेमोक्रेसी क्या होता है? सब नंबर का गेम है। डेमोक्रेसी जो है वो नंबर्स का गेम है। जिस पार्टी के पास नंबर्स होंगे वो पार्टी सत्ता में आती है, सरकार बनाती है। यही डेमोक्रेसी होता है। माइनॉरिटी का मतलब होता है कि आपकी सरकार गठबंधन की है, यू आर इन कोलिशन। जैसे इस समय अगर मैं मोदी जी की गवर्नमेंट कहूं, तो इस समय मोदी जी की सरकार कोलिशन की है, प्योरली एनडीए की सरकार। आपने टर्म सुना होगा, एनडीए, एनडीए। तो प्योरली एनडीए की सरकार है इस समय, क्योंकि बीजेपी गॉट 240 सीट्स इन द लोकसभा इलेक्शन दैट टुक प्लेस इन द ईयर 2024। 2024 में जो लोकसभा का इलेक्शन हुआ उसमें बीजेपी को 240 सीटें मिली थी। बाकी सब मिला करके एक तरीके से गठबंधन की सरकार बनी है। तो भारत में या तो सरकारें मेजॉरिटी में होंगी या तो सरकारें माइनॉरिटी में होंगी, बोथ एट द सेंटर एंड द स्टेट। हमें केंद्र में भी यही स्थिति देखने को मिलती है, राज्यों में भी देखने को मिलती है, ऐसे ही होता है।
अब हमारे देश में होता क्या है कि भारत जब आजाद हुआ तो हमने दरअसल मल्टी पार्टी सिस्टम फॉलो किया। देखिए ऐसा है, अगर आप अमेरिका वगैरह में जाएंगे, अगर आप अमेरिका में देखेंगे तो यू विल सी कि अमेरिका में जो पार्टी सिस्टम है वो ज्यादातर आप देखेंगे तो टू पार्टी सिस्टम आपको वहां पर नजर आएगा। ज्यादातर दो ही पार्टीज का आपको डोमिनेंस दिखेगा, एक दो और भी हैं अमेरिका में, बट ज्यादातर दो पार्टीज को आपको वहां पर आप देखेंगे। ऐसे ब्रिटेन में भी आपको देखने को मिलेगा, कंजर्वेटिव पार्टी है, लेबर पार्टी है। भारत जब आजाद हुआ या किसी किसी देश में आप देखते हैं वन पार्टी सिस्टम भी है, चाइना में आप देख लीजिए वन पार्टी सिस्टम है। हमारे देश में, इंडिया में दरअसल हमने मल्टी पार्टी सिस्टम फॉलो किया। तो मल्टी पार्टी सिस्टम का मतलब हमारे क्या बहुत सारे दल हैं, क्योंकि भारत बहुत विशाल देश है। इंडिया इज सच अ ह्यूज कंट्री फुल ऑफ डाइवर्सिटी। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स का यह मानना था कि जस्ट टू हैव अ प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन, हमारे पास एक या दो दल से काम नहीं चलेगा, हमारे पास कई दल होने चाहिए। राजनीति में सबको अपनी बात कहने का अधिकार होना चाहिए। तो इंडियन सोसाइटी, इंडिया का जो कल्चर या इंडिया की जो नीड है उसको देखते हुए हमारे क्या मल्टी पार्टी सिस्टम फॉलो किया गया। बिफोर इंडिपेंडेंस ऑल्सो वी हैड मल्टी पार्टीज एंड आफ्टर इंडिपेंडेंस ऑल्सो वी आर हैविंग मल्टी पार्टीज। जब बहुदलीय होता है, जब मल्टी पार्टी होता है, या यू हैव मोर देन वन पार्टी, स्पेशली इन मल्टी पार्टी, तो आप देखते हैं डिफेक्शन के चांसेस बहुत होते हैं। एक दल छोड़ दूसरे दल में, दूसरे दल छोड़ तीसरे दल में, क्योंकि मल्टी पार्टी है। होता क्या है कि जब बहुदलीय व्यवस्था होगी तो एक पार्टी ने सरकार बनाई तो दूसरी पार्टी जो होती है विपक्ष में हो जाती है। विपक्ष चाहता है कि वो सरकार में आए और वो जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है उसको गिरा दे। और जब गठबंधन की सरकारें बनती है, मल्टी पार्टी है, तो कोalition की गवर्नमेंट बनती है। आप देखिए हमारे ही देश में, भारत में ही अगर आप देखेंगे तो अगर आप फर्स्ट लोकसभा इलेक्शन से आप देखिए तो 1951 में फर्स्ट लोकसभा इलेक्शन हुआ, नेहरू बिकेम द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर। तब से लेकर के 67 तक अगर आप देखेंगे तो हमारे देश में कांग्रेस का शासन आपको देखने को मिलेगा पूरी तरीके से, डोमिनेटेड बाय कांग्रेस एट द सेंटर एंड इन द स्टेट। बहुत सारे दल थे लेकिन कांग्रेस डोमिनेट करती थी। वन पार्टी डोमिनेटिंग सिस्टम वाज देयर इन इंडिया। हमारे यहां वन पार्टी डोमिनेटिंग सिस्टम था एंड दिस डोमिनेंस वाज ऑफ कांग्रेस। कांग्रेस का डोमिनेंस केंद्र में भी, राज्य में भी, हर आदमी कांग्रेस से ही टिकट पर चुनाव लड़ना चाहता था। तभी बीजेपी वगैरह नहीं थी, बीजेपी का नाम तब जनसंघ होता था, बीजेपी तो 80 में बनी है। मतलब कांग्रेस का दबदबा होता था, केंद्र में कांग्रेस, राष्ट्रपति कांग्रेस का, राज्य में मुख्यमंत्री कांग्रेस के, राज्यपाल कांग्रेस के, इवन यहां तक कि पंचायती चुनाव में भी कांग्रेस का ही दबदबा होता था। तो हर पार्टी कांग्रेस की तरफ अट्रैक्ट होता था। धीरे धीरे आप देखेंगे कांग्रेस जब कमजोर होती चली गई, मींस आफ्टर 67 अगर आप देखें तो आप देखेंगे स्टेट में रीजनल पार्टीज डोमिनेट करने लग गई। हमारे देश में राज्यों में, हमारे देश में राज्यों में रीजनल पार्टीज या ये कह लीजिए गठबंधन सरकारों का जन्म होता है। अब हमारे क्या स्टेट लेवल पर जो गवर्नमेंट बन रही है 67 के बाद का अगर आप दौर देखेंगे भारत में, राज्य में, तो यू विल फाइंड द राइज ऑफ कोएलिशन पॉलिटिक्स। ओके, अब गठबंधन की सरकारें राज्य में शुरू हो गई। 80 के बाद, 80s के बाद आप देखेंगे सेंटर के लेवल पर आपके यहां गठबंधन की सरकार शुरू होगी। राजीव गांधी जी की डेथ के बाद, राजीव गांधी सरकार भारत में लास्ट मेजॉरिटेरियन गवर्नमेंट थी। राजीव गांधी जी की सरकार के बाद के आप जितने भी प्राइम मिनिस्टर देखते हैं टिल 2014 मोदियन एरा तक, मोदियन एरा तक सब गठबंधन की सरकारें रही, कोएलिशन गवर्नमेंट रही। तो 60 के दशक में राज्यों में गठबंधन की सरकारें बनी जस्ट बिकॉज ऑफ द राइज ऑफ रीजनल पार्टीज एंड द रीजनल पॉलिटिक्स। केंद्र में भी सत्ता कमजोर होती चली गई कांग्रेस की, कांग्रेस टूटती चली गई
और जस्ट बिकॉज ऑफ नंबर ऑफ फैक्टर्स केंद्र में भी गठबंधन की सरकार बनी। जब गठबंधन की सरकारें बनती हैं, जब कोएलिशन पॉलिटिक्स शुरू हो जाता है, तो डिफेक्शन होने लग जाता है, क्योंकि गठबंधन की सरकार बनाने के लिए आपको बहुमत चाहिए, मतलब आपको पार्टीज का सपोर्ट चाहिए। और पार्टीज का सपोर्ट पाने के लिए नेताओं को खरीदना और बेचना यह शुरू हो जाता है। तो नेता जो हैं, लीडर्स जो हैं, वो डिफेक्ट करने लग जाते हैं, दल को बदलने लग जाते हैं, आज इस दल में कल उस दल में, क्योंकि वो भी सत्ता का लुफ्त उठाना चाहते हैं। हर किसी को पावर अच्छी लगती है, हर आदमी पावर में रहना चाहता है। अ मैन इज अ पावर सीकर। हर आदमी चाहता है कि मैं सांसद बनूं, विधायक बनूं, मंत्री बनूं। सांसद विधायक बन के क्या होगा? बिकम अ मिनिस्टर। और मिनिस्टर बनने के लिए मुझे रूलिंग पार्टी की तरफ जाना पड़ेगा, बिकॉज आई हैव फ्यूचर देयर। तो दल बड़ी आसानी से इधर से उधर लोग बदलना शुरू कर देते हैं जब गठबंधन की सरकारें होती, क्योंकि लालच, अपॉर्चुनिटिज्म, पद की लालच, पैसा, यह सब बहुत चलता है राजनीति में जब गठबंधन की सरकार होती है। और भारत के गठबंधन को आप जब पढ़ेंगे, जब आप कोएलिशन पॉलिटिक्स पढ़ते हैं इन इंडिया, तो आप देखते हैं कि भारत में जो गठबंधन होता है, दैट इज नॉट आइडियोलॉजिकल, दैट इज अपॉर्चुनिटिज्म, पूरी तरीके से अवसरवाद है। अगर आइडियोलॉजिकल होता तो महाराष्ट्र में कांग्रेस शिवसेना के साथ ना जाती। अगर आइडियोलॉजिकल होता तो जम्मू कश्मीर में बीजेपी पीडीपी के साथ सरकार ना बनाती, महबूबा मुफ्ती के साथ सरकार ना बनाती। तो भारत में गठबंधन का आइडियोलॉजी से कोई लेना देना नहीं है। यहां आदमी अपने पद के लिए, लालच के लिए, पैसे के लिए, सत्ता में बने रहने के लिए एक शर्ट की तरह, जैसे हम लोग शर्ट बदलते हैं हर दिन, वैसे ही वो हर दिन पार्टीज बदलने को तैयार हो जाता है। तो हमारे देश में जब गठबंधन का दौर शुरू हुआ, तो दल बदलने का भी दौर शुरू हुआ। बहुत जल्दी जल्दी लोग दल बदलने लग गए। और जब आप दल बदलेंगे जल्दी जल्दी, तो सरकारें गिरेंगी, सरकारें बनाई भी जाएंगी, पैसे का खेल चलेगा, पद का खेल चलेगा। तो गवर्नमेंट जो है वो अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा ही नहीं कर पाती, और सरकार 5 साल से पहले ही गिर जाएगी। तो गवर्नमेंट जो है वो बहुत अनस्टेबल बनने लग जाती हैं, अनस्टेबल, बहुत अनस्टेबल। पता चला अटल बिहारी वाजपेयी जी 13 दिन के ही प्राइम मिनिस्टर बने। तो कहने का मतलब यह है कि जब लोग दल बदलने लग जाएंगे, तो ऑटोमेटिकली जो गवर्नमेंट है वो स्टेबल ना होकर अनस्टेबल होगी। यू विल हैव इनस्टेबिलिटी इन पॉलिटिक्स। पैसे के लालच पर पैसा ले दे करके सरकारें बनाई जाएंगी, पैसा ले दे करके सरकारें गिराई जाएंगी, क्योंकि सांसदों को, विधायकों को खरीदा जाता है हमारे देश के अंदर, क्योंकि उनका कोई एथिक्स नहीं होता, उनकी कोई नैतिकता नहीं होती। वो सिर्फ और सिर्फ सत्ता में बने रहना चाहते हैं, वो लालच में बने रहना चाहते हैं, उनको हर हाल में सत्ता चाहिए। यह हमारी राजनीति की सच्चाई है। और भारत में 60 के बाद आप ऐसा देखेंगे, 60 के बाद आप ऐसा देखेंगे, और आज तक यह चलता चला आ रहा है। तो एक सबसे बड़ा जो चैलेंज, सबसे बड़ी जो चुनौती आती है जब लोग दल बदलते हैं, वो है गवर्नमेंट की स्टेबिलिटी। और अगर गवर्नमेंट 5 साल की बजाय 2 दिन, 3 दिन, 1 साल, 1.5 साल में गिरेगी, तो जल्दी जल्दी इलेक्शंस होंगे। इलेक्शंस होंगे तो ऑटोमेटिकली पब्लिक के ऊपर उसका फाइनेंशियल प्रेशर पड़ता है, इतना बड़ा सिस्टम उसमें इन्वॉल्व होता है। तो दैट इज नॉट गुड फॉर इंडियन डेमोक्रेसी और एनी डेमोक्रेसी फॉर दैट मैटर। दुनिया में आपकी इमेज खराब बनती है कि यार यहां देखिए हॉर्स ट्रेडिंग होती है, इसको जनरली हॉर्स ट्रेडिंग कहा जाता है। हॉर्स ट्रेडिंग शुरू हो जाती है, यहां तो पैसा ले दे करके किसी को भी आप दल से बदल कर सकते, इधर से उधर कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर के भारत के डेमोक्रेटिक सेटअप पर यह एक अटैक था, यह एक आक्रमण था, और यह हमारी डेमोक्रेसी के लिए कहीं से भी अच्छा बिल्कुल भी नहीं है। ऐसे चल रहा था देश की राजनीति में, सरकारें ऐसी बनाई जा रही थी, गिराई जा रही थी। प्राइम मिनिस्टर को ही नहीं पता हम कब तक प्राइम मिनिस्टर है इस देश में।
तो जब गवर्नमेंट स्टेबल नहीं होगी तो इकोनॉमी कैसे स्टेबल होगी, आपकी पॉलिसीज कैसे स्टेबल होंगी, तो ऑटोमेटिकली आपकी इकोनॉमी पर इंपैक्ट पड़ेगा, आपकी जीडीपी गिरेगी, योर जीडीपी विल कम डाउन, आपका इकोनॉमिक ग्रोथ विल कम डाउन, क्योंकि फॉर हैव इकोनॉमिक ग्रोथ, फॉर हैव इकोनॉमिकल डेवलपमेंट, यू नीड टू हैव अ स्टेबल गवर्नमेंट, अ स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट, अ स्ट्रॉन्ग पॉलिसी मेकर, जो कड़े फैसले ले सके, ताकतवर फैसले ले सके, जिसको ये डर ना हो कि हमने अगर ये काम कर दिया तो हम सत्ता से हट जाएंगे या गिर जाएंगे, चाहे वो पॉलिटिकल डिसीजन हो और चाहे वो इकोनॉमिकल डिसीजन हो। तो हमारे देश में राज्यों में ज्यादातर इस तरीके का फैशन था। केंद्र में थोड़ी बहुत नैतिकता फिर भी दिख रही थी, अब तो खैर वो भी नहीं है, बट राज्य में ये बहुत आसान हो गया था। तो एक बड़ा इंपॉर्टेंट एक केस आया सामने, एंड दैट केस वाज ऑफ हरियाणा, 1967 के आसपास की बात है। एक वहां के इंडिपेंडेंट मेंबर हुआ करते थे, इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़ रहे थे, गया लाल। इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक दिन में गया लाल जी ने एक दिन में 3 पार्टीज बदली। 24 घंटे के अंदर ये 3 पार्टीज इन्होंने बदली। तब इस गयालाल जी के ही नाम पर पड़ गया आया राम गया राम, और फेमस हो गया आया राम गया राम। तो ये जो फैशन था, ये कहीं ना कहीं डेमोक्रेसी को हर्ट कर रहा था, उसको कमजोर कर रहा था, और नेताओं की इमेज भी गिर रही थी। लोगों के सामने नेताओं की इमेज बहुत स्पॉइल हो रही थी, बहुत खराब हो रही थी, और ये माना जाता था कि यार देखो ऐसा है, अगर पॉलिटिशियन इसी तरीके से डिफेक्ट करेंगे तो पब्लिक के साथ चीटिंग है। क्योंकि जब आप एमपी चुने गए तो आप किसी एक्स पार्टी के थे, आपने इस पार्टी के मैनिफेस्टो के बेसिस पर जनता से वादा किया था, जनता ने आपको इसी मैनिफेस्टो पर वोट किया है, एंड नाउ यू हैव डिफेक्टेड फ्रॉम द पार्टी। अब आप पार्टी से अलग हो गए, एंड यू हैव ज्वाइंड अ सेपरेट पार्टी। तो जब आप सेपरेट पार्टी में चले गए, दैट मीन्स यू आर फॉलोइंग दिस सेपरेट आइडियोलॉजी, दिस सेपरेट मैनिफेस्टो। भाई जनता ने तो आपको इसके लिए वोट किया था कि आप 5 साल तक ये जो वादे किए ये आप पूरे करेंगे। अब आप यहां से हट के दूसरे दल में चले गए, और दूसरा दल ने तो कोई वादा आपसे नहीं किया है, तो वो वादे कौन पूरे करेगा? अब पब्लिक के पास ऐसा कोई राइट भी नहीं है कि राइट टू रिकॉल है, या राइट टू रिजेक्ट है, या राइट टू क्वेश्चन है। अब हम 5 साल बाद ही आपको देखेंगे। तो ये सब मैटर ऑफ डिबेट होने लग गया, इस पर डिस्कशन शुरू हुआ देश की राजनीति में आफ्टर द इंसिडेंट ऑफ दिस गया लाल। तब इसके बाद 80s में ये डिसाइड किया गया, राजीव गांधी जी की सरकार थी, और 1985 में राजीव गांधी गवर्नमेंट ने इस तरीके से जो फ्रीक्वेंटली दल बदला जाता है, इसको रोकने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट किया, दैट इज द 52nd अमेंडमेंट। और 52nd अमेंडमेंट करके 10th शेड्यूल जोड़ दिया। कॉन्स्टिट्यूशन में 12 अनुसूचियां हैं, 10th शेड्यूल जोड़ा गया, और 10th शेड्यूल में ही गवर्नमेंट ने एंटी डिफेक्शन लॉ ला दिया, दल बदल विरोधी कानून, कि भैया इस तरीके से तुम दल नहीं बदल सकते। देयर मस्ट बी सर्टेन चेक एंड बैलेंसेस, कुछ तो चेकिंग होनी चाहिए ना, कुछ तो तुम्हें लॉयल्टी दिखानी चाहिए। तो गवर्नमेंट ने गवर्नेंस में, गवर्नमेंट में, पॉलिटिक्स में स्टेबिलिटी लाने के लिए, हॉर्स ट्रेडिंग को रोकने के लिए, ये पैसे का खेल, ये पद की लालच, इन सबको रोकने के लिए ये रियलाइज किया गया दैट वी नीड टू हैव सर्टेन लॉ जस्ट टू स्टॉप दिस, because this is spoiling Indian democracy and it is presenting the bad image of Indian politicians before Indian citizens, in front of Indian citizens. तो नेताओं की इमेज बहुत खराब हो रही थी। तो ये कहा गया यार नहीं, एंटी डिफेक्शन लॉ मस्ट बी देयर। तो हम एंटी डिफेक्शन लॉ लेकर के आए 1985 में, 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू 10th शेड्यूल जोड़ करके। इज दिस मच क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यहां तक बात समझ में आई? तो 10th शेड्यूल में है, 52nd अमेंडमेंट से आया था 1985 में। राजीव गांधी वॉज द प्राइम मिनिस्टर एट दैट टाइम। अब ये एंटी डिफेक्शन लॉ कहा गया, भैया ये लगेगा कैसे, किस पर लगेगा और किस पर नहीं लगेगा, दोनों बातें आ गई।
तो देखिए किस पर एंटी डिफेक्शन लॉ लगता है, तो किस पर एंटी डिफेक्शन लॉ लगेगा या कब माना जाएगा कि तुमने डिफेक्ट कर लिया। कानून आया जरूर था बट नॉट फुल हार्टेडली, पूरे मन से नहीं आया था, क्योंकि कानून बनाने वाले भी नेता, उसे पास कराने वाले भी नेता और लागू करने वाले भी, तो जाहिर सी बात है अपने लिए तो हमेशा ही आदमी एक सेफर जोन रखना चाहेगा। इसीलिए एंटी डिफेक्शन लॉ आज तक बहुत प्रॉपरली इंप्लीमेंट नहीं हो पाया, बिकॉज इट हैज सर्टेन लूपहोल्स, इट हैज मेनी वीकनेसेस। इसीलिए एंटी डिफेक्शन लॉ आज तक डिफेक्शन को रोक नहीं पाया, आज भी होता है। ओके, तो हम लोग एक एक करके समझते हैं। देखिए एंटी डिफेक्शन लॉ, दल बदल विरोधी कानून कैसे अप्लाई होता है। नंबर 1, पहला यह है कि अगर कोई पर्सन खुद रिजाइन कर देता है, वॉलेंटरली अगर उसने रिजाइन कर दिया, जैसे मान लीजिए कोई ए पर्सन है, उसने एक्स पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ा, एक्स पार्टी के टिकट पर वो इलेक्शन जीता, और इलेक्शन जीतने के बाद उसने उस दल से रिजाइन कर दिया, तो इसके ऊपर ये डिफेक्शन लॉ अप्लाई हो जाएगा। ये डिफेक्शन लॉ अप्लाई हो जाएगा, मान लिया जाएगा कि तुम दल बदल रहे हो, तुम्हारी सदस्यता चली जाएगी। तो एंटी डिफेक्शन लॉ दल बदलने पर पनिश करता है, और पनिश क्या करता है, तुम्हारी सदस्यता रद्द हो जाएगी, लोकसभा से, विधानसभा से, राज्यसभा से आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। तो आदमी डरेगा, जैसे चीटिंग करते समय आप पकड़े गए और आप डिस्क्वालीफाई हो गए, यू आर नॉट अलाउड टू राइट योर एग्जाम, तो एक डर आएगा कि नहीं यार, अगर हमने ए पार्टी से टिकट लड़ा, अब हम रिजाइन कर दें अगर, तो हमको तो हमारी तो सदस्यता चली जाएगी, क्योंकि हम डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। तो लोग थोड़ा सा डरेंगे, तो इतनी आसानी से डिफेक्ट नहीं करेंगे, इस मोटिव से लाया गया था। तो पहला है कि अगर कोई वॉलेंटरली रिजाइन कर देता है। दूसरा, विप का वॉयलेशन अगर होता है, अगर कोई सांसद है, विधायक है, वो विप को वॉयलेट करता है, विप को फॉलो नहीं करता। अब ये विप क्या होता है? विप इज अ सर्टेन टाइप ऑफ ऑर्डर और द डायरेक्शन इशूड बाय द पॉलिटिकल पार्टीज। फॉर एग्जाम्पल, सपोज करिए कि कोई एक्स पार्टी है, हमने कहा एक्स पार्टी ने विप जारी किया, ऐसे अखबारों में आता है दैट एक्स पार्टी हैज इशूड अ विप। अब एक्स पार्टी ने विप जारी कर दिया, तो इसका मतलब है कि एक्स पार्टी ने अपने विधायकों को, अपने सांसदों को कुछ निर्देश जारी किया है कि जैसे अगर पार्लियामेंट में कोई बिल पेश होना है, उस पर चर्चा होनी है, उस पर वोटिंग होनी है, कांग्रेस ने कहा हर मेंबर को प्रेजेंट होना है कल संसद के अंदर, लोकसभा में, तो कांग्रेस इसके लिए विप जारी कर देगी। अब इसका मतलब है विप जारी हो गया तो फॉर ऑल इट इज कंपल्सरी टू बी प्रेजेंट इन लोकसभा ऑन दैट पर्टिकुलर डे। और अगर कोई पर्सन विप का वायलेशन करता है तो वो उस दिन एब्सेंट हो जाएगा, नहीं आएगा, या वो पार्टी लाइन से अलग जाकर के वोटिंग कर देगा, तो मान लिया जाता है कि तुमने पार्टी को बदल दिया है, यू आर अगेंस्ट द पार्टी लाइन। तो विप का वायलेशन अगर आपने किया तो आप डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं, आपके ऊपर यह कानून इंप्लीमेंट हो जाएगा, आप डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं। तो पहला हो गया अगर कोई वॉलेंटरी रिजाइन कर दे, दूसरा ये अगर किसी ने जो है विप का वायलेशन कर लिया, और तीसरा क्या है, थर्ड क्या है, थर्ड ये है कि अगर कोई इंडिपेंडेंट मेंबर इलेक्शन लड़ता है, भाई निर्दलीय भी चुनाव लोग लड़ते हैं, जैसे राजा भैया उत्तर प्रदेश में निर्दलीय चुनाव लड़ा करते थे, अब तो खैर अपनी पार्टी उन्होंने बना ली है, बट पहले वो इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़ते थे, विधायक होते थे। तो अगर कोई इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़ता है, निर्दलीय चुनाव, आप सुनते होंगे निर्दलीय 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 का मतलब है विदाउट एनी दल, विदाउट एनी पॉलिटिकल पार्टी, ठीक है, आपने अपना कोई सिंबल ले लिया, उसी पे चुनाव लड़ रहे हैं। तो अगर कोई इंडिपेंडेंट मेंबर है एंड आफ्टर बीइंग इलेक्टेड, चुनाव लड़ने के बाद, जीतने के बाद, अगर ये इंडिपेंडेंट मेंबर किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन कर लेता है तो ये भी डिस्क्वालीफाई हो सकता है, ये भी डिफेक्शन माना जाएगा, ये भी डिस्क्वालीफाई हो सकता है। और चौथा क्या है, एक फोर्थ और जो है पैरामीटर या कह लीजिए ग्राउंड है, दैट इज द नॉमिनेटेड मेंबर। नॉमिनेटेड, मनोनीत, ये हम सब जानते हैं
जैसे राज्यसभा में राष्ट्रपति 12 मेंबर्स को नॉमिनेट करते हैं ना, जैसे सचिन तेंदुलकर जी को किया गया, जैसे रेखा जी को किया गया था। तो जो नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं, अगर ये नॉमिनेशन के 6 महीने के बाद किसी दल को ज्वाइन कर ले, आफ्टर 6 मंथ, 6 महीने के बाद, तो इन्हें भी डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। ये वो ग्राउंड्स हैं ऑफ गेटिंग डिस्क्वालीफाइड। इन आधार पर आप डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं। अब इसके कुछ अपवाद भी हैं। अपवाद क्या? आई होप यहां तक समझ में आया होगा। अब देखिए, यही सब आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब इसके अपवाद क्या क्या है? सम एक्सेप्शंस आर आल्सो देयर। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर मर्जर हो जाता है या स्प्लिट हो जाता है, पार्टी का मर्जर हो जाए, स्प्लिट हो जाए, तो वहां पर उसको दल बदला नहीं माना जाता, तो आप डिस्क्वालीफाई नहीं होंगे। राघव चड्ढा के केस में यही है कि राघव चड्ढा को डिस्क्वालीफाई क्यों नहीं किया जाएगा? क्योंकि उन्होंने पार्टी को तोड़ दिया है, स्प्लिट करके वो बीजेपी में चले गए, मर्ज कर लिया उन्होंने, मर्जर हो गया। तो अब जो एंटी डिफेक्शन लॉ है इस समय हमारा, वो कहता है अगर 2/3 मेंबर, 2/3 सदस्य अगर किसी दल से निकल आते हैं, 2/3, तो मान लिया जाएगा स्प्लिट है, मर्जर है वो। तो जैसे आम आदमी पार्टी है, अब इसके राज्यसभा में 10 मेंबर हैं, आउट ऑफ 10 7 मेंबर्स ने बीजेपी का दामन थाम लिया है, तो 2/3 हो गए। तो 2/3 अगर आते हैं किसी पार्टी से, तो वो पार्टी का टूटना माना जाता है, एक पर्सन का डिफेक्शन नहीं माना जाता। तो पॉलिटिशियन जो हैं, अब वो क्या करते हैं? अब वो अकेले जाते ही नहीं है। अब वो जानते हैं कि अगर हम अकेले गए तो हमको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। तो अब वो लोग क्या करते हैं ना, अब वो लोग प्लानिंग करते हैं, और प्लानिंग करके 2/3 मेंबर्स को अपनी तरफ मिला के तब जाते हैं। तो पार्टी के 2/3 जाएंगे अब, और 2/3 गए तो सबकी सदस्यता भी बनी रहेगी। दूसरी पार्टी में आप चले गए तो आप वहां पर पद का मजा भी ले लेंगे, आपको कोई मंत्री बना दिया जाएगा। मतलब आपका कोई नुकसान नहीं होगा, आपका कोई नुकसान नहीं होगा। ना आपको जो है वो डिस्क्वालीफाई किया जाएगा, और ना ही आपकी जब सदस्यता ही नहीं जा रही है तो आप क्या घर बैठेंगे? सो यू आर स्टिल एन एमपी। आप एमपी हैं, एमपी थे, एमपी हैं। तो ये एक सबसे बड़ी कमजोरी है। तो पॉलिटिकल पार्टीज क्या करते हैं? अब स्प्लिट कर लेते हैं। अब 1-2 नहीं जाते, सीधे 2/3 चले जाते हैं, बिकॉज दे नो। तो 2/3 चले गए आम आदमी पार्टी से, बच गए सब लोग, सदस्यता जो है बच गई। अब जो मैं आपसे कह रहा था कि राघव चड्ढा कुड नॉट हैव डिफेक्टेड इफ राघव चड्ढा's बिल दैट ही प्रेजेंटेड हैड पास्ड। दरअसल हुआ क्या था कि जब राघव चड्ढा राज्यसभा के सांसद बने, आम आदमी पार्टी के थे मेंबर, तो आम आदमी पार्टी अपने आप को बहुत नैतिकता वाली पार्टी कहती है। तो राघव चड्ढा राज्यसभा में एक प्राइवेट मेंबर बिल लेके आते हैं। 2 तरह के बिल होते हैं, पब्लिक बिल और प्राइवेट मेंबर बिल। प्राइवेट मेंबर बिल कोई ला सकता है, मींस दिस बिल इज प्रेजेंटेड बाय एनी कॉमन एमपी। पब्लिक बिल जो होगा दैट इज प्रेजेंटेड बाय अ मिनिस्टर, and this bill is presented by any MP apart from minister, besides minister, except minister। तो प्राइवेट मेंबर बिल को मिनिस्टर नहीं लाते, कोई नॉर्मल सांसद भी ला सकता है। तो राघव चड्ढा एक बिल लेकर के आते हैं, प्राइवेट मेंबर बिल, जिसमें वो कहते हैं कि ये जो एंटी डिफेक्शन लॉ है इसको हमें और टफ बनाने की जरूरत है, ये बहुत वीक है, बहुत कमजोर है। तो वो कहते हैं कि मेरा ये सजेशन है कि इंस्टेड ऑफ 2/3 इसको और मजबूत बनाने के लिए, 2/3 इजी है सपोर्ट पा लेना, इंस्टेड ऑफ 2/3 आप इसको 3/4 करिए। लेकिन ये बिल एक्सेप्ट ही नहीं हुआ, बिल पास ही नहीं हुआ, बिल को एक्सेप्ट ही नहीं किया गया। अगर ये बिल पास हो गया होता तो अभी राघव चड्ढा को तोड़ना इस पार्टी को थोड़ा सा टफ हो जाता। तो अभी उनको 6 मेंबर्स चाहिए राघव चड्ढा को आउट ऑफ 10, तब उनको 7 मेंबर्स चाहिए थे। वो अलग बात है कि अभी उनको 7 भी मिल गए हैं, 7 मेंबर्स आर डिफेक्टिंग। लेकिन अगर ये बिल पास हो गया होता तो उनको 7 मेंबर चाहिए ही चाहिए थे।
ये एक इशू आ गया। अब तो खैर वो बिल मतलब उन्होंने पार्टी बदली ली, अब क्या। तो पहला ये है एक्सेप्शन में स्प्लिट होना चाहिए, 2/3 मेंबर्स जाने चाहिए, ठीक है। और दूसरा अपवाद देखिए क्या है। दूसरा अपवाद ये है कि जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होता है उस पर ये नहीं अप्लाई होता। प्रिसाइडिंग ऑफिसर मतलब जैसे लोकसभा का स्पीकर, जैसे राज्यसभा का चेयरमैन, इन पर अप्लाई नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि जस्ट टू मेंटेन द न्यूट्रलिटी स्पीकर में रिजाइन फ्रॉम द पार्टी आफ्टर गेटिंग या आफ्टर बिकमिंग लोकसभा स्पीकर। अगर स्पीकर चाहे तो पार्टी से रिजाइन कर सकता है और फिर स्पीकर पद के बाद वो फिर पार्टी में आ सकता है, क्योंकि वो न्यूट्रल रहना चाहता है। तो इसलिए उनके ऊपर ये एंटी डिफेक्शन लॉ अप्लाई नहीं होता। ये अपवाद है। अब मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल किसी के ऊपर ये एंटी डिफेक्शन लॉ अप्लाई हो गया, दल बदल विरोधी कानून। नो, हु इज गोइंग टू डिसाइड? कौन इसमें मॉनिटर होगा? कौन इसका डिसाइडिंग फैक्टर होगा? कौन डिसाइड करे? किसके पास डिसाइडिंग अथॉरिटी है? तो अगर लोकसभा में है तो स्पीकर, राज्यसभा में है तो चेयरमैन। अब मामला यहीं फंसने लग जाता था, मामला यहीं फंस गया, क्योंकि देखिए लोकसभा में स्पीकर से कहा गया, राज्यसभा में कहा गया चेयरमैन डिसाइड करेगा। अब स्पीकर क्या, भाई स्पीकर भी तो किसी पार्टी का ही है ना। अब वो क्या करते थे, स्पीकर से तो ये माना जाता है यू शुड बी न्यूट्रल, बट स्पीकर क्या करता था, पार्टी की तरफ ज्यादा अपने आप को लॉयल दिखाने के चक्कर में उनकी पार्टी का अगर कोई केस है, चाहे लोकसभा या विधानसभा में हो, तो उस पर डिसीजन ही नहीं लेते थे, पेंडिंग छोड़ देते थे। पेंडिंग पड़ा हुआ है, 1 महीना हो गया, 20 दिन हो गए, 2 महीने हो गए, 6 महीने हो गए, स्पीकर इज नॉट डिसाइडिंग ऑन दैट इशू, येट टू डिसाइड। स्पीकर डिसाइड ही नहीं कर रहा है। ऐसे राज्यसभा में चेयरमैन, तो सदस्यता जानी है, जा ही नहीं रही। और अगर कोई विपक्ष किसी दूसरी पार्टी का है, 2 दिन में ही हो गया। तो स्पीकर भी उसमें अपना प्लस माइनस देखने लग जाते थे। यह भी एक बहुत बड़ा इशू आ रहा था। स्पीकर और राज्यसभा की जो न्यूट्रलिटी, उनकी जो लॉयल्टी है वो पार्टी की तरफ रहती थी। तब एक बड़ा इंपॉर्टेंट जजमेंट आया, केस आया नागालैंड का, आपने शायद नाम सुना होगा, दैट इज नोन एज किहोटो होलोहान केस। किहोटो होलोहान केस एक आया, किहोटो होलोहान केस। अब इस केस में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक लैंडमार्क जजमेंट आता है, जिसमें कहा जाता है कि स्पीकर का जो डिसीजन होगा दैट विल कम अंडर जुडिशियल रिव्यू। अभी तक स्पीकर का जजमेंट या स्पीकर का जो डिसीजन होता था वो जुडिशियल रिव्यू नहीं होता था। मींस यू कैन नॉट चैलेंज स्पीकर्स डिसीजन इन द कोर्ट, आप कोर्ट में उसको चैलेंज नहीं कर सकते थे। लेकिन कियोटो होलोहान केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा, क्योंकि स्पीकर वाइल डिसाइडिंग ऑन अ कैंडिडेचर ऑफ अ मेंबर, while deciding on the membership of a member, while deciding on disqualification case of a member, a speaker is acting as a quasi judicial person. स्पीकर एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया या अर्ध न्यायिक पोजीशन पर बैठा हुआ है और वो ये तय कर रहा है कि इस पर्सन को डिस्क्वालीफाई करना या नहीं। सो बिकॉज स्पीकर इज एक्टिंग एज क्वासी जुडिशियल, तो कोई भी चीज अगर जुडिशियल है पूरी तरीके से या क्वासी जुडिशियल है, तो भैया वो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में चैलेंज हो सकता है। तो अब स्पीकर का कोई भी डिसीजन होता है तो याद रखिए वो जुडिशियल रिव्यू में आता है। अब उस पर जुडिशियल रिव्यू हो सकता है, ये अदालत ने कहा, क्योंकि ये देखा गया कई विधानसभाओं के ऐसे केसेस आए जहां स्पीकर को डिसीजन लेने में महीनों लग गए और 1 दिन में होना था, महीनों लग गए। और कहीं स्पीकर को डिसीजन नहीं लेना तो वहां स्पीकर ने ले भी लिया। तो इसका मतलब यह है कि स्पीकर भी पार्टी के फेवर या पार्टी के तरफ से काम करता है या कर रहा है या करते हैं। तो अदालत ने कहा अब हमको आना पड़ेगा। तो अदालत ने कहा कि स्पीकर का फैसला लास्ट नहीं होगा, फाइनल नहीं होगा, उसका भी जुडिशियल रिव्यू हो सकता है।
अभी फिलहाल इस तरीके की पूरी प्रक्रिया है कि उसका भी जुडिशियल रिव्यू होता है। तो एंटी डिफेक्शन लॉ ये है कुल मिलाकर के, लेकिन इसको हम बहुत सक्सेसफुली इंप्लीमेंट नहीं कर पाए। देखिए आज भी डिफेक्शन होता है, आज भी पार्टीज टूटती हैं, पॉलिटिशियन इधर उधर जाते हैं। रीजन बीइंग क्योंकि सबको पता है कि हम 2/3 चले जाएंगे तो बच जाएंगे, हम क्यों 1 जाएं, हम क्यों 2 जाएं, 2/3 चलो ना। तो 2/3 गए, बढ़िया, उधर से लालच भी मिल गया, आ जाओ तुम्हें हम पद दे देंगे, तुम्हें मंत्रालय भी दे देंगे, एक मंत्री पद देंगे, 100 करोड़ रुपया भी देंगे और तुम लोगों की मेंबरशिप भी बनी रहेगी। लेकिन 2/3 आओ, तोड़ दो पार्टी। तो पार्टीज का टूटना शुरू हो गया एंड दैट इज वेरी डेंजरस फॉर द पॉलिटिकल सेटअप ऑफ इंडिया। तो हम एंटी डिफेक्शन लॉ से जो मोटिव हम लेके चले थे वो बहुत सक्सेसफुली हम अचीव नहीं कर पाए, बिकॉज इट नीड सर्टेन रिफॉर्म्स। रिफॉर्म ये है कि देखिए डेमोक्रेसी में पॉलिटिशियंस को आप पार्टी बदलने से रोक भी नहीं पाएंगे पूरी तरीके से, क्योंकि ये उनका अधिकार है। एंड इट हैज सर्टेन गुड पॉइंट्स ऑल्सो कि कोई एक मेंबर है, मान लीजिए आपने किसी एक पार्टी को ज्वाइन किया, आज 1 साल 1.5 साल 2 साल आप वहां के से सांसद रहे, विधायक रहे, या आप मेंबर ही हैं, ऑल ऑफ द सडन उस पार्टी का कोई एक ऐसा एक्शन है, कोई एक ऐसा डिसीजन है जो आपको लगता है कि आपकी आइडियोलॉजी के अगेंस्ट है, और आप फिर भी अगर उस पार्टी में बने हुए हैं, आपको लग रहा है यार अब मुझे बहुत सफोकेशन हो रहा है इस पार्टी में रहने से। और अगर ऐसा कानून है हमारे देश में कि आपने एक बार अगर कोई दल ज्वाइन कर लिया तो जीते जी, मतलब मरते दम तक आप उसी पार्टी में रहेंगे, दूसरे में नहीं आ सकते, तो यह भी अनडेमोक्रेटिक हो जाएगा। इसीलिए पार्टीज अलाउड, मतलब एक प्रोसेस है कि आप पार्टीज बदल सकते हैं, दिस इज अलाउड, बिल्कुल आप इधर से उधर आ जा सकते हैं। बट द वे द पार्टीज आर डिफेक्टेड, द वे द पॉलिटिशियंस दे मूव फ्रॉम वन पार्टी टू द अदर, दैट हैज इशू। और वो क्या है? लालच, पद का लालच, पैसे का लालच, राजनीति में आगे बढ़ने का लालच, उस पार्टी के साथ जुड़ना जिस पार्टी में ज्यादा आपको भविष्य दिख रहा है, इसमें थोड़ा ब्रेक होना चाहिए। अब इसमें ब्रेक कैसे आएगा? ये तो इनर नैतिकता, इनर मोरालिटी से ही आएगा ना। और भारत की राजनीति में नैतिकता और मोरालिटी की बात करना बेईमानी है। क्या आप नैतिकता और राजनीति की बात कर रहे हैं भारत की राजनीति से? ये तो हो ही नहीं सकता। हाँ, गांधी कहा करते थे दैट मोरालिटी शुड बी देयर इन पॉलिटिक्स, बट गांधी कहते थे ना, अब आज तो गांधी है नहीं। तो ये इनर होना चाहिए, सर्टेन रिस्ट्रिक्शन शुड बी देयर। कुछ होना चाहिए कि आप एक बार ही बदल सकते हैं कोई दल, 2 बार बदल सकते हैं कोई दल। ये नहीं है कि आज इस दल में आए, फिर उस दल में, फिर उस दल में, फिर उस दल में। एक एक नेता ऐसे हैं जो कोई ऐसी पार्टी नहीं है जिसमें वो गए ना हो। हर दल में, आप हर दल में, हर उस दल में जाएंगे जो सत्ता में आएगी। सत्ता का लालच लेना, सत्ता का मजा लेना, समझ? आज इस दल में, कल वो दल सत्ता में आ गई, पार्टी तोड़ के उसमें चले गए जी। वो हटी, दूसरा दल आया सत्ता में, वहां चले गए। क्योंकि आप अपने क्षेत्र में थोड़े से बाहुबली, थोड़ा सा इंफ्लुएंस आपका ज्यादा है, तो पार्टीज भी आपको वेलकम कर लेती, भैया आओ, ताकि आप जीत जाएंगे तो उनकी एक सीट निकल जाएगी। तो सर्टेन लिमिटेशन शुड बी देयर कि एक बार अगर आपने दल बदल लिया तो दोबारा वापस उस दल में नहीं जा सकते, घर वापसी भी होने लग जाती है, ये नहीं हो सकता। और दूसरा ये, देयर शुड बी सर्टेन ग्राउंड, कुछ तो आधार बताइए कि आप किस आधार पे आम आदमी पार्टी से इधर आए। बस खाली नैतिकता, अब मेरा मन नहीं लगता, मेरे विचार नहीं मिलते, अब आम आदमी पार्टी जो है करप्ट हो गई है, अपने पार्टी गाइडलाइन से, डायरेक्शन से भटक गई है, ये सब नहीं चलेगा। कुछ सॉलिड ग्राउंड शुड बी देयर फॉर डिफेक्शन। एंड वन थिंग कि एक बार आपने अगर पार्टी बदल लिया तो दोबारा घर वापसी नहीं, और फिर वहां से आप तीसरी पार्टी में नहीं जा सकते। अब आपको उसी में रहना पड़ेगा, अब आपको उसी में रहना पड़ेगा। आप समझ रहे हैं? ज्योतिरादित्य सिंधिया राहुल गांधी के सबसे प्रिय मित्र माने जाते थे, लेकिन अब उनका मन कांग्रेस में नहीं लगा, बीजेपी में आ गए, और बीजेपी में आए और मंत्री भी बन गए। अभी कल को राहुल गांधी प्राइम मिनिस्टर बन जाए तो आप देखिएगा इन सब की घर वापसी शुरू हो जाएगी। ये ज्योतिरादित्य सिंधिया को तब बीजेपी कहेगी बीजेपी ने मेरा ब्रेन वॉश कर दिया था, मेरे आंखों के सामने पर्दा आ गया था, अब हम घर वापसी कर रहे हैं, अब हम जा रहे हैं कांग्रेस में फिर जाएंगे, क्योंकि मेरी अल्टीमेट पार्टी तो कांग्रेस ही थी।
तो इस तरीके का नहीं होना चाहिए, उस पर कुछ लिमिटेशन होनी चाहिए, तब हम इस लॉ को प्रॉपरली जी सकेंगे और प्रॉपरली इस लॉ का पर्पस जो है वो हम फुलफिल कर जाएंगे, वरना ऐसे होता ही रहेगा। आज राघव चड्ढा एंड पार्टी का केस है, कल कोई और आएगा। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा एंटी डिफेक्शन लॉ क्या है, किस तरीके से कैसे इंप्लीमेंट होता है। तो चलिए फिर इस वीडियो में, इस सेशन में इतना ही, फिर आपके साथ फिर मिलूंगा, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार एंड जय हिंद।